उसके बाद नम्रता, हेतल, ये सारे लोग बारिश में, वैशाली, पंडित, ये सभी लोग ज्यादा बारिश में हैं। कच्छ में बारिश कैसी है निशा? सर आज थोड़ी बहुत हुई है, बाकी तो अच्छा, कुछ नहीं था अभी तक। चलो बढ़िया, हो गई तो अच्छी बात है। तो ये है, राजकोट में भी कहने के लिए बारिश है, कंटिन्यू बारिश है, ये भी सही बात है, मगर बारिश की वजह से जनजीवन रुक गया हो, ऐसी बारिश नहीं है। और ज़्यादातर जो मेजर हाईवे हैं कनेक्टेड टू द राजकोट, अहमदाबाद राजकोट, बड़ौदा राजकोट, जो मेजर हाईवे हैं वो भी रूटीन फंक्शनिंग ही है। तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि बारिश की वजह से कुछ डेट में इधर उधर है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर आइए। हाँ, जो लोग रात को आने का प्लानिंग है, अ, ऐसा ना करें, लेट इवनिंग तक पहुंच जाएं या अर्ली मॉर्निंग पहुंचे। माने आपको जो भी सूट कर रहा हो, आपकी जर्नी का प्लानिंग ऐसा होना चाहिए, या तो वो दिन में पहुंचे या वो शाम तक। ऐसा ना करें कि हमारी जर्नी लेट नाइट, माने राजकोट आप शाम के 6 या 7 बजे के बाद पहुंचे, तो ऐसा ना करें, क्योंकि फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी जाना और बाकी सारी चीज़ें हैं। और अगर लेट आ रहे हैं तो किसी के घर पर रुक ही जाएं। राजकोट में भी इतने सारे लोग हैं, किसी के भी घर जा सकते हैं, सभी घर अपने ही हैं, ऐसा मान के जाना है। तो ये विषय ध्यान में रहे पूरी तरह से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। साइकोलॉजिकल या ये जो डिसऑर्डर की बात हुई उसमें हमें तीन है: पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, और सब्सटेंस एब्यूज। तो ये जो है, पहला, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो अपने आप उसके शब्द में से पता चलता है कि उसमें कुछ ट्रोमा की बात है। स्ट्रोमा, सॉरी स्ट्रोमा नहीं, ट्रोमा की बात है। ट्रोमा के बाद कोई स्ट्रेस आने की बात है, और पोस्ट ट्रोमा की बात है, ट्रोमा के बाद की बात है, तो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो जब भी व्यक्ति कोई ट्रोमा से गुजरता है और उस ट्रोमा की याद कई बार जीवन भर अपने मन में रह जाती है, और वह ट्रोमा की वजह से जब भी वो ट्रोमा याद आता है तो उसको स्ट्रेस हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार एंजाइटी फील करता है व्यक्ति। ट्रॉमा में कौन कौन सी चीजें हैं? माने कोई एक्सीडेंट से आप गुजर गए, माने आप, कोई एक्सीडेंट हुआ है, सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, या आपके सामने किसी का हुआ है या आपका खुद का हुआ है, तो वो ट्रॉमा देने वाला होता है। कोई ऑकवर्ड सिचुएशन में आप आ जाते हैं, बहुत ज्यादा बारिश या लैंडस्लाइडिंग या ऐसी कोई चीज बनती है, अर्थक्वेक 2001 के बाद कितने लोगों में ये
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखा गया था। डरते थे लोग, जिन्होंने बिल्डिंग को पत्ते की तरह गिरते हुए देखा था, तो उन सबको एक ट्रॉमा देखा गया था। तो ये ऐसी कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन है जो जब दूसरी बार याद आती है तो आपको ट्रॉमा की जो इवेंट थी वो पूरी नज़र के सामने से गुजरती है। कई बार बच्चों के साथ चाइल्ड अब्यूज सिचुएशन है, ये भी कई बार एक पेनफुल सिचुएशन रहती है। और कई बार कोई मिलिट्री एक्शन या स्टबिंग या कुछ भी ऐसा, कुछ भी माने हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रॉमेटिक रह जाती है। और आप कहीं गिर जाते हो तो भी आपको याद रहता है, यहाँ मैं गिर गया था, यहाँ मैं गिर गया था। तो वहां पर जब आप पैर रखते हो तो आपको वो पुरानी इवेंट याद आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जीवन भर ट्रॉमा की तरह याद रहती है। और ये कई बार ऐसा होता है कि जिसमें आप ये इसकी असर कम समय तक रहती है, कुछ चीजों की असर बहुत हाई रहती है। कई बार गर्ल्स पर होने वाले एसिड अटैक्स या सेक्सुअल अब्यूज की जो घटनाएं होती हैं, तो पूरा जीवन वो एक थ्रेट बन जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाए? लक्षण तो यही है, ट्रॉमा को याद करना कई बार वो होता है। और यही चीजें हमें या तो एंक्सियस बनाती है या हमें डिप्रेस बनाती है, ये सारी घटनाएं। कई बार वो एंगरनेस लाती हैं या कई बार वो एकदम से फियर में ले जाती हैं। टेम्पररी व्यक्ति जो है वो विषयों से बाहर निकल जाता है। कई बार लोगों को नींद में ऐसे सपने आते हैं तो नींद से जग जाते हैं। जब वो ट्रॉमा होती है तब फोकस पूरा उसी विषय पर हो जाता है, बाकी सारे विषयों के फोकस हट जाते हैं। और एक नकारात्मक भाव हमारे अंदर जन्म ले जाता है। माने अगर हम हमारे बाथरूम में एक बार गिर गए हैं
तो हर बार उस बाथरूम में जाते समय में एक बार याद आता ही है कि मैं यहां गिर गया था। तो ये जो नेगेटिव परसेप्शन जो है, वो नेगेटिव परसेप्शन भी क्रिएट हो जाता है। और ये नेगेटिव परसेप्शन जो है, वो धीरे धीरे हमारे अंदर नकारात्मकता को बढ़ाता रहता है। हर बार कोई व्यक्ति गिरता नहीं है, हर बार वो डर रहता है। अगर सेम इंसिडेंट हर बार आपने कोई एक एक्सीडेंट देख लिया है, तो हर बार वही एक्सीडेंट के साथ आप गुजरेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार लोगों के लो शुगर हो जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, चक्कर आने लगता है, हाथ पैर में खालीपन लगता है, जिसको हम नमनेस कहते हैं, वो आ जाती हैं। ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं वो होते हैं। और एक कॉमन फिनोमिना सबसे ज्यादा रहती है, वो है उस जगह उस सिचुएशन को अवॉइड करना। माने अगर मेरा एक्सीडेंट कोई राजकोट अहमदाबाद हाईवे पर हुआ है, तो मैं वहां जाना अवॉइड कर रहा हूं। एक नॉर्मल फिनोमिना से है, इट्स ओके। मगर यूजुअली जो भी व्यक्ति पीटीएसडी से जूझता है, उसको उस सिचुएशन को अवॉइड करने का प्रयास करता है। हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो सबसे पहले कौन से ग्रेड में है पीटीएसडी, वो देखने का प्रयास करना चाहिए। एक होता है माइल्ड, ग्रेड 1, जिसमें आपको पता भी नहीं चलता है, एक रूटीन, हम जैसे एक इंसिडेंट को याद करते हैं वैसे ही वो याद करते हैं। दूसरा जो है ग्रेड 2, जिसमें ओकेजनली ये चीजें याद आती हैं और थोड़े समय के लिए ये जो सारे सिम्टम्स मैंने कहे, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ग्रेड 3 है, जहां सीवियर सिम्टम्स देखे जाते हैं। बात बात में व्यक्ति पुराने ट्रॉमा की तरफ चला जाता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट है काउंसलिंग। काउंसलिंग में हमें ये करना है कि हमें इसको रियलिटी चेक करवानी है कि भाई तू जहां पे जी रहा है वो एक अलग विषय है। अभी ऐसा कुछ नहीं है। तेरे आसपास की जो घटनाएं हैं, एटमॉस्फेयर है, उसमें वो जो ट्रॉमा है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो पहले अपने आप को नॉर्मल लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में लाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर ग्रेड 1 में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में, और खास करके ग्रेड 3 में, उसको प्रेजेंट लिविंग
में लाना पड़ेगा। अब उसके बाद जब योग की बात आती है तो अब इसमें जब योग की बात आती है तो सबसे पहले हमें त्राटक करवाना चाहिए। बिंदु त्राटक या ओमकार त्राटक से पहले उसको फोकस्ड करें। इसके बाद तो इसके बाद हमें कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक का अभ्यास करना चाहिए। वो डीआरटी हो, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक हो, वो पीएमआर हो, प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन हो, या योग निद्रा हो। जब इस तरह के रिलैक्सेशन टेक्निक करवाए जाते हैं तो स्पेसिफिकली मन जो है वो विचारों से मुक्त होकर वो रियलिटी के साथ जुड़ने का प्रयास होता है उसका। माने जब आप विजुअलाइजेशन जैसी प्रक्रिया करवाते हैं तो या मसल्स रिलैक्सेशन की बात आती है तो व्यक्ति दूसरे विषयों से, बाहरी विषयों से हटकर एक अलग विषयों के साथ जुड़ने की उसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू होती है। इसके साथ साथ जब व्यक्ति नए विषयों के साथ जुड़ता है तो फिर वो
अब ये प्रक्रियाएं ट्रॉमा से नए विषयों में भी जुड़ने के लिए जो हमें मानसिकता चाहिए वो लाने में योग निद्रा या रिलैक्सेशन टेक्निक है वो इसका फायदा करते हैं। इसके बाद आप सूक्ष्म व्यायाम करवाइए, सूर्य नमस्कार करवाइए, शरीर का संतुलन बनाने वाले जितने भी आसन हैं उनका अभ्यास करवाना चाहिए। और फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओमकार, प्राणायाम, जरूरत पड़े तो मन को शांत करने के लिए चंद्र भेदन या सिद्धकारी प्राणायाम का अभ्यास भी करवा सकते हैं। चंद्र भेदन या सिद्धकारी कोई एक का ही अभ्यास करें, दोनों की जरूरत नहीं होगी। और जब ट्रोमा से व्यक्ति एक बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति अब ट्रोमा में नहीं है या ट्रोमा की उतनी असर नहीं रही है अब, तब आप उसको कोई भी सामान्य योग प्लान के अंदर जोड़ सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। मगर तब तक जो है इस तरह का अभ्यास ही होना चाहिए, त्राटक, रिलैक्सेशन टेक्निक या योग निद्रा और फिर ऐसे आसन का अभ्यास। अब यहां से दूसरे विषय की तरफ जाते हैं, तो वो है जो लास्ट है, वो है सब्सटेंस एब्यूज। सब्सटेंस एब्यूज का मतलब होता है एडिक्शन। व्यक्ति को जब कोई एक एडिक्शन हो जाता है तब उसे सब्सटेंस एब्यूज कहा जाता है। ये सब्सटेंस एब्यूज में जो बात आती है वो है, सबसे कॉमन है वो है टोबैको। टोबैको च्यूकर की जाती है, टोबैको मुंह में रखा जा सकता है, पान वगैरह में च्यू किया जाता है, सिगरेट वगैरह में स्मोक किया जाता है। तो ये कॉमन टोबैको का विषय है। बजर की तरह नाक से सूंघा भी जाता है। तो टोबैको के ये प्रकार। दूसरा है अल्कोहल एब्यूज। तो कई प्रकार के अल्कोहल रहते हैं। अल्कोहल में सबसे लोकल जो बनता है वो देसी दारू रहता है, लट्ठा जिसको बोला जाता है। फिर जैसे जैसे अल्कोहल के परसेंटेज बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के अल्कोहल रहते हैं, जिसमें बियर है, वाइन है, वोडका है, विस्की है, रम है। वाइन में भी अलग अलग प्रकार की वाइन रहती है, रेड वाइन और बहुत सारे उसके प्रकार हैं। उसके बाद महंगे में शैंपेन आता है।
तो ये अल्कोहल एब्यूज कहे जाते हैं व्यक्ति। इसमें गरीब से लेकर अमीर तक और पुरुष से लेकर स्त्री तक सभी लोग इसमें अब्यूज रहते हैं। और ये भी एक ऐसा विषय है कि जिसमें जैसे तंबाकू के बगैर व्यक्ति नहीं रह सकता है, वैसे ही ये अल्कोहल भी ऐसा ही विषय है। इसके बाद के जो अब्यूज आते हैं उसमें ज्यादातर नारकोटिक अब्यूज है, जिसमें अफीम है, ओपियम है, गांजा है, वीड है, और बाकी जो मेफेड्रीन और बहुत सारे ड्रग्स के नाम आप जो सुन रहे हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बहुत सारे नारकोटिक्स अब देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे भी सब्सटेंस अब्यूज ही हैं। चलम भी कुछ लोग फूकते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग विषय देखे जाते हैं, तो उन सब में ये बात रहती है। कैसे हम इसको थोड़ा बनाए रखें। सब्सटेंस अब्यूज ज्यादातर व्यक्ति लंबे समय तक कोई एक सब्सटेंस, एक या एक से ज्यादा, तो जैसे कोई बचपन से सब्सटेंस अब्यूज रहता है, कोई बड़े होकर सब्सटेंस अब्यूज बनता है, कोई स्ट्रेस की वजह से, तो इस तरह से ये अलग अलग साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से व्यक्ति सब्सटेंस अब्यूज के अंदर फंस जाता है, और वही सब्सटेंस अब्यूज चीजें उसका पूरा जीवन उसमें ही चला जाता है। बहुत सारे ऐसे मूवी बने हैं जिसको देख के पता चलता है कि एक एडिक्शन पूरे खानदान को बर्बाद करके रख देता है, सोशली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। जब कोई भी व्यक्ति सब्सटेंस अब्यूज आता है तो यहां पर भी सबसे पहले काउंसलिंग ही करना पड़ेगा, और उसमें ये हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी सब्सटेंस व्यक्ति जो ले रहा है वो क्यों ले रहा है। दूसरा, ये सब्सटेंस लेने की शुरुआत कैसे और कब हुई।
तीसरा विषय होता है कि उस सब्सटेंस के प्रति उसकी उसके विचार क्या है, उसकी भावनाएं क्या है। जैसे एक व्यक्ति को मैं मिला था, जब जैसे सब्सटेंस अब्यूज की ही काउंसलिंग चल रही थी, तो वो रेगुलर वीड ले रहा था, गांजा ले रहा था। तो उसकी बिलीफ ये थी कि वीड जो है वो मुझे एक आध्यात्म के उच्च स्तर पर ले जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी, मुझे एक स्पिरिचुअल पावर मिल रहा है और मैं हायर स्पिरिचुअल पावर में जा रहा हूं। बन गया। अब वीड और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ दिया उसने। तो हर एक सब्सटेंस एब्यूज पर्सन की ऐसी कुछ ना कुछ बिलीफ होती है, और वो बिलीफ क्या है वो भी समझना पड़ेगा। अब ये समझने के बाद आप उसकी, अगर आपने उसकी बिलीफ पर अटैक किया तो कभी भी वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। पहले पहले उसके रीजंस को समझो, उसकी भावनाओं को समझो, और धीरे धीरे सब्सटेंस में से उसका जो कंजप्शन है वो कम करवाओ। नंबर ऑफ कंजप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ कंजप्शन, ये दोनों कम करने चाहिए। अब सब्सटेंस अब्यूज में जब योग करने की बात आती है, अब तो सब्सटेंस अब्यूज में काउंसलिंग के बाद जब हम योगाभ्यास की तरफ ले जाते हैं, तो जो हमने पहले अभ्यास देखा है वही करवाएंगे। माने सब्सटेंस अब्यूज को सब्सटेंस से हटाने के लिए त्राटक और रिलैक्सेशन टेक्निक जो हैं वो आपको मदद करेगी। साथ ही साथ
हो सके तो जलधोती का अभ्यास करवाना चाहिए, जिससे जो शरीर के शोधन की प्रक्रिया, जो सब्सटेंस शरीर में एंटर हुआ है, उसकी एक शोधन की प्रक्रिया हो सके। अगर ड्रग्स वगैरह ले रहा है तो साथ में नेति, जल नेति या सूत्र नेति का अभ्यास भी करवा सकते हैं, जिससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक भी थोड़ा क्लीन हो। माने क्लीनिंग के लिए षटकर्म करवाने चाहिए। इसके बाद माने जो रिलैक्सेशन की टेक्निक की पहले बात हमने कही थी कि विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए वो मदद करेगा, वैसा ही सब्सटेंस अब्यूज में है। व्यक्ति पूरा दिन सोचता रहेगा कि मैंने तंबाकू छोड़ दिया, मुझे कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो अपने आप कॉन्स्टिपेशन होना है। मगर अगर उसका मन शांत रहेगा और कहेगा कि हाँ कुछ भी होगा देखा जाएगा, तो शायद एक आध दिन के लिए हो भी जाए कॉन्स्टिपेशन, मगर उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। तो ये बात जो है, तो जो संतुलन के आसन हैं, जो बाकी के विषय हैं, उन सब में और शरीर को
अब तीसरा विषय जो आता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का, वो है एडीएचडी। वैसे हमारे सिलेबस का ये लास्ट डिजीज है। जो है एडीएचडी। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति अटेंशन, कोई भी विषय पर अटेंशन नहीं दे सकता है, जहां उसको अटेंशन देना है वहां पर भी वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है, ऐसी कंडीशन जब डेवलप हो जाती है तब उसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है। अब इससे होता क्या है? तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत सारी चीजें सोचता रहता है, मगर किसी एक पर भी फोकस नहीं रहता है। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, बहुत सारे ऐसे विषय चलते रहते हैं। इन सब के बीच एक्चुअल में क्या करना है वो पता ही नहीं चलता कि वाकई हम क्या करना चाह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति वाकई ही क्या करना चाहता है तो वो कोई भी एक विषय पर फोकस नहीं रहता है। ये इसका जनरल विषय है। और जब कोई व्यक्ति एक विषय पर फोकस नहीं रहता है तो ऑब्वियस वो ऑर्गेनाइज भी नहीं रहता है। और वो ऑर्गेनाइज नहीं होने की वजह से जो भी काम वो हाथ में लेता है वो ढंग से पूरा नहीं होता है। और ढंग से पूरा ना होने के साथ साथ उसमें वो समय का अनुपालन और बाकी सारे विषय जो हैं सभी इसमें लैग कर जाते हैं।
और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ऐसा व्यक्ति खुद का कोई प्लानिंग नहीं कर सकता है, समय का प्लानिंग नहीं कर सकता है, व्यवस्थाओं का प्लानिंग भी नहीं कर सकता है। और चाहते न चाहते हुए वो गलतियां दोहराता रहता है। जैसे मैंने कहा, बहुत सोचता है। कई बार व्यक्ति रेस्टलेसनेस जैसा फील करता है, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है कहीं पर। और व्यक्ति कैसे भी डिसीजन की तरफ जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति को आप ध्यान करवाने बिठा दो तो एक महान कार्य हो जाएगा। वो कभी फोकस एक्टिविटी, ड्राइंग करना माने पेंटिंग करना, कलरिंग करना शार्पली, कोई डिजाइन क्रिएट करना, जिसमें आपका पीस ऑफ माइंड रहना चाहिए, ऐसी चीजें वो ज्यादातर करने से दूर रहता है। अब ऐसी सिचुएशंस जब रहती है तो ये एडीएचडी कहा जाता है इसको। ये एडीएचडी। तो कोई भी काम जब अटेंशन से नहीं होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। और अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की बात है। तो ये एक अलग सा रोग है। और यूजुअली हम ऐसा कहते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं तो जो चंचल प्रकृति, वात प्रकृति के लोग रहते हैं, वो ज्यादातर इसका शिकार ज्यादा होते हैं। अब इसमें प्लान तो जो है वो पहले वाला ही, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में हमने यूज किया था, वही करना है।
इसमें काउंसलिंग होगा, मगर काउंसलिंग में क्या विशेषता होगी, तो यहां हम उसको डायरी राइटिंग एक कह सकते हैं। डायरी राइटिंग में क्या है, तो लेफ्ट पेज पर वो लिखेगा कि मुझे आज क्या करना है, छोटी से छोटी डेली रूटीन जो है उसके काम की वो लिखेगा वो, सिवाय खाने की, नहाने की, ऐसी चीजों को छोड़कर। हाँ, मगर उसमें भी कहीं ऐसा प्लान किया है कि हम होटल में जाएंगे, या फ्रेंड साथ मिलकर चाय पियेंगे, या फिर एक एक्सचेंज करेंगे, माने रूटीन से हटकर कोई ऐसे विषय हैं तो वो भी ऐड करने हैं। बाकी पूरे दिन की छोटी से छोटी दिनचर्या जो है वो लिखने के लिए कहा जाता है। शुरुआत में आप देखेंगे तो वो इरेगुलर लिखी होगी उसने, सुबह की एक्टिविटी फिर शाम की एक्टिविटी, कुछ सीक्वेंस नहीं होगी। फिर धीरे धीरे उसको बोलना है कि बस यही एक्टिविटी आपको सीक्वेंस में लिखनी है। माने सुबह उठने के बाद जो जो भी चीजें रात को सोने तक करना है उसको एक सीक्वेंस में डालें। अगर यही चीज कई बार छोटे बच्चों में भी ये देखी जाती है, अगर छोटे बच्चों में ये देखी जा रही है तो उसको डायरी लिखने में मदद करें, माता पिता खुद लिखें डायरी को। और वह उस डायरी को बच्चा फॉलो करे, ऐसा देखना चाहिए। अब लेफ्ट साइड का पेज तो हो गया, राइट साइड में क्या करना है, तो जो भी हमने सुबह सोचा था वो सब कुछ हुआ या नहीं हुआ, कुछ नया हुआ, कुछ पुराना हुआ, क्या हुआ, ये सारे विषय जो हैं वो उसके बाद राइट साइड में लिखना है कि हमने जो जो भी सोचा था वो सारी चीजें हुई, नहीं हुई, कितनी हुई, कैसे हुई, वो सारी चीजें लिखनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे व्यक्ति को पता चलेगा कि एक डेली रूटीन मेरा होना चाहिए, एक रूटीन के प्रति उसका अटेंशन आएगा। कई बार आप लोगों ने देखे हो कि हमारे आसपास ऐसे लोग बहुत होते हैं, मगर हम उसको इसके शिकार नहीं मानते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति को आप कहते हैं कि चलो मेरे साथ, मुझे बाहर जाना है, वैसे ज्यादा कोई काम में रहता नहीं व्यक्ति, तो तुरंत कहता है कि चलो, हाँ चलो चलते हैं। किसी ने बोला राजकोट चलो तो राजकोट आ जाएगा, किसी ने कहा बॉम्बे चलो तो बॉम्बे चला जाएगा। कहीं भी आपने जो भी कहा वो आपके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे व्यक्तित्व को पता चलेगा कि मैं कितना अनऑर्गेनाइज हूं, ये उसको पता चलेगा कि भाई मैं सबका टूल नहीं हूं, मुझे अपने खुद के विषय को समझना है। और वो डेली रूटीन लिखेगा तो ही पता चलेगा कि हाँ, मुझे अपने हिसाब से अपने काम पूरे करने हैं। दूसरा क्या आएगा, कोई भी काम के लिए टाइम मैनेजमेंट आएगा उसमें। अब एक ही काम उसको 4 दिन तक लिखते रहेगा तो उसको पता चलेगा कि अरे यार, ये काम तो मुझे परसों करना था, आज तक नहीं हुआ, मेरा अटेंशन कहाँ है। तो ऐसी चीजों में वो ज्यादा अटेंशन देकर काम करने का प्रयास करेगा। तो 1 2 3 महीने तक ये काम करेगा ऐसे, तो दूसरी बात वो सीखेगा टाइम मैनेजमेंट। कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो भावनाओं के बहाव में आ जाते हैं, और मुझे तो इतना सारा काम करना है, मुझे मौका ही नहीं मिलता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसा कर देता,
अगर मेरे पास समय होता तो मैं ऐसा कर देता। अब ये जब बात आती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इमोशनली इम्बेलेंस हैं। कई बार लोगों को बहुत भावनाएं आती हैं, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा हो गया, वो हो गया। वो भावनाओं से जब बाहर निकल जाते थे फिर वो होते हैं वही हो जाते हैं। मेरे पास 50 करोड़ होते तो मैं 10 करोड़ का बिजनेस करता और 2 करोड़ की खोट कर देता, फिर भी चलाता उस बिजनेस को, सबको खाना खिलाता मैं। भगवान ने पैसा ही नहीं दिया है मुझे। और कई बार हमें भी लगता है कि ऐसे लोगों को पैसा नहीं दिया है। जिन लोगों को पैसा दिया है वो यूज करना नहीं जानते हैं, और जिनको यूज करना जानते हैं उसके पास पैसा नहीं है। ये विषय वो नहीं है, यहाँ विषय है अटेंशन डेफिसिट का। अब तो ये जो विषय है कि काश मेरे पास ये होता, और मगर आज जो रिसोर्स है उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ये बात हमें सोचनी चाहिए। आज जो रिसोर्सेस हमारे पास है उसको सोचकर हमने क्या किया। आज हमारे पॉकेट में जो 50 रुपए पड़े हैं उसका खर्च कैसे करेंगे, ये व्यक्ति सोचता नहीं है। तो तीसरी बात, डायरी लिखने से उसको ये भी पता चलेगी या उसको पता करवानी होगी कि भैया जो फोकस हैं उनके पास ही पैसा है, उसके पास ही पद है, उसके पास ही पावर है। और जो अटेंशन डेफिसिट पर्सन है वो ऐसे ही रहते हैं, जिनमें बातें बड़ी बड़ी होती हैं, नीचे एक्शन कुछ नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को भी काउंसलिंग ठीक से करें, और उसके बाद जो पहले वाला प्लान है त्राटक से लेकर जो सारे विषय हैं वो उनको भी करवाने चाहिए। और जब व्यक्ति अटेंशन में प्रॉपर हो जाए तो फिर आप आगे चल के नॉर्मल प्लान की तरफ ले जा सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज एक की जो बात रहेगी उसमें थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज जो है वो 3 महीना, 6 महीना, 1 साल लग सकता है उस सब्सटेंस से बाहर निकलने में, और रियल लाइफ को पिक करने में उसको समय लग सकता है। तो वो हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी आखिरी चर्चा। अब आपके कोई डाउट्स हो इस विषय में तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। चलो, बहुत बढ़िया। हाँ,
हाँ दीपाली, क्या पूछना है? સર તમે આજે ADHD ની અંદર કીધું કે ઇટ્સ અ ન્યુરોલોજીકલ કન્ડિશન. હમ તો આપણે એની આ જે સિલેબસ છે એની અંદર સાયક્રિક ડિસઓર્ડર ની અંદર કન્સિડર કર્યું છે, નહીં કે ન્યુરોલોજીકલ ડિસઓર્ડર. હમ તો એ થોડું સમજણ નથી પડતી કે જો આ ન્યુરોલોજીકલ હોય તો એ ન્યુરોલોજીકલ જે ડિસઓર્ડર્સ છે એમાં કન્સિડર થાય ને. અ, એ લેવલે નહીં સમજો તો ચાલશે, કારણ કે કોઈ પણ ફંક્શન્સ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક એટલે જ એક ગ્રુપમાં છે. ન્યુરોલોજીકલ કે સાયકોલોજીકલ જે છે એ એટલે જ એક ગ્રુપમાં છે. સાયકોલોજી સાથે જોડાયેલા ઘણા બધા વિષયો એવા છે, કોગ્નિશન, મેમરી, આ બધા જ છે, જે બધા સાયકોલોજીમાં જ આવશે. એ બધા ન્યુરોલોજીકલમાં નહીં આવે. બધામાં ન્યુરોલોજી ઇન્વોલ્વ છે, અને ઓકે ન્યુરોલોજીમાં ના આવે એ સાયકોલોજીકલમાં આવે. ઓકે. હવે મને એ ક્વેશ્ચન મારો કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર એન્ડ સાયક્રેટિક ડિસઓર્ડર? એ બંને વચ્ચેનો ભેદ શું છે? ફરીથી સાયકોલોજીકલ ડિસઓર્ડર અને સાયક્રેટિક ડિસઓર્ડર વચ્ચેનો ભેદ શું છે? ડિફરન્સ શું છે? આની હાઉ ચર્ચા કેન બી આપણે આઈડેન્ટિફાઈડ કે ઇટ આ ઇઝ ચર્ચા આપણે ઓલરેડી આની પહેલા એકવાર તારા આઈઆર વખતે મેં કરી ચૂકેલો છું, એટલે અત્યારે એની ચર્ચા નહીં કરીએ આપણે. ના, એ બરોબર, ફેરી નથી થઈ ચર્ચા સર. એ સમજાવવું પડશે એવી વાત હતી, પણ કઈ કહ્યું નતું. કઈ વાંધો નહીં. તો એ અત્યારનો વિષય નથી, આપણે એના માટે અલગથી વાત કરીશું આ વિષયમાં. આવો કોઈ પ્રશ્ન પૂછાવાનો નથી અને સિલેબસનો અત્યારે પોઈન્ટ નથી, એટલે એની ડિટેલ ચર્ચા આપણે નહીં ઉતરીએ અત્યારે. બરોબર. હા પલ્લવી. સર ADHD જે છે આપણે અમારી લાસ્ટમાં આપણે ભણ્યા એને આપણે કન્ફ્યુઝ માઇન્ડ કહી શકાય? ના, જરાય નહીં, જરાય નહીં. તો એ ફોકસ કે જેમાં એટેન્શન ડેફિસિટ છે, કોઈ પણ વિષય પ્રત્યેનું એટેન્શન ઓછું છે. કન્ફ્યુઝન હોવી ન હોવી એ કોઈ વિષય નથી. એટલે હું અત્યારે ભણવામાં મારું એટેન્શન નથી, તમારા લોકોનું ભણવામાં એટેન્શન નથી, તો એ ADHD હોઈ શકે. કે કોઈ ભણાવે છે તો ભણવામાં ધ્યાન નથી, તો ઘણા બધા બાળકો એવા હોય છે કે અને ખાસ કરીને સાયકોલોજીકલ કન્ડિશન્સમાં આ બધા આવતા હોય છે કે ભાઈ એ ફોકસ નથી કરી શકતા ભણવાની વિષયો પર. એ કન્ફ્યુઝ નથી હોતા. એનું બની શકે કે એ સબ્જેક્ટ પૂરતું રિએક્શન કન્ફ્યુઝન જેવું આવે, આ આવે કે આ આવે, આ ભણ્યા હતા કે આ ભણ્યા હતા, પણ એ કન્ફ્યુઝ માઇન્ડ નથી. એ ક્લિયર છે. એટેન્શન એટલે જે વસ્તુ માટે જેટલું એટેન્શન આપવાની જરૂરિયાત હોય એ એટેન્શન અગર વ્યક્તિ નથી આપતું, તો ત્યાં એટેન્શન ડેફિસિટ જનરેટ થાય છે. અને એ પ્લાનિંગથી ચાલતો વિષય છે. તમે રોટલી બનાવવામાં કેટલું એટેન્શન આપો છો, દાળ વઘારવામાં કેટલું એટેન્શન આપો છો, કે પાપડ શેકવામાં કેટલું એટેન્શન આપો છો, બધું એટેન્શન જુદું હશે. તમે પ્રેક્ટિકલ જ ઉદાહરણ આપો તો એ જ જીવનની પ્રત્યેક પ્રક્રિયા માટે એક ચોક્કસ એટેન્શન આપવાની જરૂર હોય છે. એ એટેન્શન જ્યારે વ્યક્તિ નથી આપતો અને એને લઈને જે પ્રોબ્લેમ થાય છે એ એટેન્શન ડેફિસિટ છે, બીજું કંઈ જ નથી. અને મેં કીધું એમ કે રૂટીન લાઈફમાં ઘણા બધા લોકો ADHDના શિકાર હોય છે, પણ આપણને લાગતા નથી. આપણને એક નોર્મલ બિહેવિયર લાગે છે. મેં કીધું ને 50 લાખ હોય તો પણ